बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। करक भी छा गया, मर्दान भी छा गया, दीरबाला भी छा गया और आज नौशहरा भी छा गया। वैसे नौशहरा में कोई कन्वेंशन पीटीआई का हुआ नहीं, बट स्टिल छा गया। कैसे, कुछ ही देर में आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं ज़रा सोच रहा था, पूरी जो सिचुएशन इस वक्त इवॉल्व हो रही है उसको मैं ज़रा एनालाइज कर रहा था कि वे वी आर हेडिंग। तो वो समटाइम्स डॉक्यूमेंट्री देखते हैं ना आप, नेट जियो पे, नेशनल जियोग्राफिक पे, कहीं और तो एनिमल प्लैनेट पे, तो कहीं कहीं दिखाते हैं कि वो कमज़ोर सा जानवर होता है ना, जो अपना शिकार खुद नहीं कर सकता। लाइक कुछ गिद्ध होते हैं, लूमड़ियाँ होती हैं जो अपना शिकार शायद खुद नहीं कर पाते, तो वो इस ताक में रहते हैं कि किसी ताकतवर का किया हुआ शिकार जो है वो कुछ ना कुछ ही सही लेकिन हमारे हिस्से में आ जाए। तो सिमिलर उस तरह की सिचुएशन यहाँ पर भी है कि इंतखाबी माहौल में जो कमज़ोर पार्टियाँ हैं वो इस ताक में है कि जो ताकतवर है ना वो किसी तरह से मैदान से हटे और उसके जो वोटर्स हैं वो हम किसी तरह से अपनी तरफ खींच सकें। वोटर नहीं मान रहा, वो जाने के लिए तैयार नहीं है किसी और जगह पे, और उसके बाद फिर ये सारी बल्ले की गेम के ये ना हो तो आ सकता है वोटर डिवाइड हो जाएगा ना। बल्ला नहीं होगा तो वोटर को नहीं पता चलेगा कि किसको वोट कास्ट करना है। जब साइन ही नहीं होगा तो आज़ाद उम्मीदवार खड़े करके फिर एक नई मनसूबाबंदी शुरू हो जाएगी। लेकिन पीटीआई ने इसकी भी काउंटर स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। इत्तला के मुताबिक इमरान खान जेल से बैठे भी इसी तरह की सोच के ऊपर काम कर रहे हैं कि इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो में बल्ले का निशान भी नहीं रहता तो फिर क्या करना है, फिर कैसे आइडेंटिफाई करना है लोगों को, या कैसे लोगों को बताना है कि ये हमारा ही कैंडिडेट है। उसके ऊपर बहुत सारी तजावीज़ या ऑप्शंस हैं, लेकिन कानूनी जंग एक नई शुरू होने जा रही है। यूँ समझ लीजिए कि कल परसों से आप देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन में ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज हो जाएंगे, अकबर एस बाबर कर देंगे या जो भी कोई पार्टी और करना चाहे। अब तो सारी पार्टियाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा किरदार अदा कर रही हैं। अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात बताने के, दिखाने के काबिल नहीं है और बैठ के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर कर गया। भाई अपना तो बताओ हिसाब किताब, अपना कोई नहीं बता रहा है। जो खुद अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए हैं वो आगे कह रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर क्यों अनअपोज्ड इलेक्ट हो गया, इसकी कोई ममानियत नहीं है, नई मुकाबले में खड़ा हुआ, इलेक्ट हो गया। लेकिन खैर तकलीफ बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर ये माहौल एक बनाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास जाके बताएं और शिकायत लगाएं कि देखें जी ये सब कुछ हो रहा है, और फिर इलेक्शन कमीशन कहे कि हाँ वो ठीक नहीं हुआ, इंटर पार्टी इंतखाब तो बल्ले का निशान वापस। इतना बड़ा इलेक्शन आप बल्ले के बगैर करा के उसकी क्या क्रेडिबिलिटी बाकी बचेगी? इसके ऊपर खाली सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की नज़रें नहीं हैं, आलमी इदारे भी इसकी तरफ देख रहे हैं। IMF जिसके पास आप हर दूसरे दिन जाते हैं वो भी देख रहा है, बहुत सारे और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारे हैं जो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को देख रहे हैं। तो ये इतना आसान तो होने नहीं लगा। खैर एक टारगेट था कि इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाया जाए, ठीक है, वो उन्होंने वक्ती तौर पे अचीव कर लिया, लेकिन बल्ले को बाहर रखना, लेकिन कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता इस सिनेरियो में कि क्या हो सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है जिस तरह से माहौल चल रहा है, वरना इंटरनेशनल इदारों की इस वक्त सुन कौन रहा है या अपने लोगों की नहीं सुनी जा रही। तो इस वक्त असल ख़तरा जो है ना, जिसकी वजह से ये पूरी एक हिलजुल सी आपको नज़र आ रही है या परेशानी नज़र आ रही है, वो है छोटा वोटर जो करने जा रहा है बड़ा धमाका। छोटा वोटर मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कोई उसके वोट का कोई इफेक्ट पड़ेगा, छोटा वोटर इसलिए कह रहा हूँ कि नौजवान वोटर, ये 18 से 35 साल के जो लोग हैं ये हैं असल गेम चेंजर। आपने बहुत सुना होगा, इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन पहले अपने ताज़ा तरीन अदादोशुमार जारी किया, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। 18 से 35 साल के जो वोटर्स हैं वो 5 करोड़ 70 लाख, कोई 95,000 से या 97,000 के करीब है, यानी 5 करोड़ 71 लाख के करीब बन जाते हैं। और ये जो 5 करोड़ वोटर हैं ये टोटल वोटर्स का 45% बनते हैं। ख़वातीन अभी मैंने इसमें काउंट नहीं की, ख़वातीन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने है, या इससे बड़ी एज के लोग वो भी काउंट नहीं किए। सिर्फ ये नौजवान वोटर्स जो हैं, ये टोटल वोटर्स का जो कि तकरीबन 12 करोड़ के या 13 करोड़ के आसपास हैं, उनका ये 45% बनता है, जो इस वक्त किसी की नहीं सुन रहा। यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले कन्वेंशंस या ये जो मुकालमे हैं रिसेंट लम्स के बाद अभी दूसरा भी हुआ, ये सब आपने सुना। उनका एंगर, उनकी फ्रस्ट्रेशन या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो आपने देख लिया है, उसी से डर है। इसलिए मैं कहता हूँ छोटा वोटर बड़ा धमाका, ये बड़ा धमाका कर सकते हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकाद हो, अगर उनका डाला हुआ वोट उसी तरह से निकले या उसी कैंडिडेट के लिए निकले जिसके लिए उन्होंने डाला है, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आ जाए बाकी सियासी जमातें जो हैं वो क्या कर रही हैं।
परवेज़ खटक साहब, मैं जो स्टार्ट में आपको बोला ना कि आज नौशहरा भी छा गया, तो परवेज़ खटक साहब ने भी गालबन आज इतला तो है, मैंने इसको बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर है कि नौशहरा में उन्होंने कोई गैदरिंग की है अपने लोगों के साथ। इस गैदरिंग में जो मिसिंग एलिमेंट था, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो यही छोटा वोटर, जिसको नौजवान वोटर मैं कह रहा हूँ, यही वो लोग हैं। ये 18 से 35 साल के लोग आपको इस तस्वीर में गौर से देखेंगे तो शायद कहीं नुक्कड़ पे लगे हुए एक दो या कहीं पिछली नशिस्तों पे बैठे हुए कुछ लोग मिले। तो नौजवान वोटर जो है वो अपना फैसला पहले ही बता चुका है, दिखा चुका है कि मैं किसके साथ स्टैंड कर रहा हूँ। तो ये जो बाकी जमातें इस वक्त कोशिश कर रही हैं, अगर आप उनके कन्वेंशंस की पहली फहरिस्तों पे देखें ना, गौर से देखिएगा, जो बाकी और भी जमातें हैं उनकी पहली नशिस्तों पे जो आजकल भरे भरे मजमे दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, उनकी पहली नशिस्तों पर बच्चे बैठे हुए होते हैं जिनका वोट भी नहीं है। बच्चे, ये नहीं है कि बच्चों को नहीं आना चाहिए जलसों में, अच्छी बात है, बट उनके वोट भी नहीं है। ऐसे लोगों से कन्वेंशंस भरे भरे दिखाए जाते हैं। नौजवान वोटर्स बिलोंग्स टू पीटीआई, ये तो कंफर्म बात हो चुकी है। अब थोड़ी सी परवेज़ खट्टक की और मैं बात करके फिर आगे चलता हूँ। आपको काजी फाइज ईसा के हवाले से भी बताना है। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है, उनके अपने करीबी समझे जाने वाले जो लोग हैं वो भी कुछ ऐसी सिचुएशन से दो चार हैं कि वो डिफेंड नहीं कर पा रहे उनकी मूव को। प्लस कल रात पीटीआई में कुछ शमूलियत भी हुई है, उसके बारे में भी बात करनी है। लेकिन परवेज़ खट्टक की मैं थोड़ी सी बात इसलिए करना चाहता हूँ कि उनका मैंने एक इंटरव्यू का क्लिप देखा, जियो के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया किसी को। उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ही बात करनी थी, अंडरस्टैंड, जो सिचुएशन है पता चलता है कि ये है। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर गद्दारी का और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मज़ीद भी मुकदमा दर्ज होने चाहिए। मतलब मैं ये सोच रहा था कि एक शख्स के साथ आपकी जितनी मर्ज़ी नफ़रत हो जाए, आपने उसके साथ टाइम गुजारा है, आप उसके साथ इंजॉय करते रहे पावर को, आपने हर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो आप चाहते थे आपने वो हासिल किए, आपको वज़ारत आला की कुर्सी दी। ठीक है, कहीं किसी मोड़ के ऊपर इख्तलाफ हो गया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, या कहीं ना सुनी होगी इमरान खान ने, बट स्टिल आप टीवी के ऊपर आके ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर दहशतगर्दी के मज़ीद मुकदमा दर्ज करें उस शख्स पर जिस पर ऑलरेडी 180 मुकदमा दर्ज हैं और 100 से ज़ायद दिन से वो जेल के अंदर है, नज़रबंदी जैसी सिचुएशन से दो चार है। क्या 180 मुकदमा कम है? इनसे दिल अभी नहीं भरा, अभी मज़ीद भी आपको दहशतगर्दी के मुकदमा चाहिए। दहशतगर्दी के ऑलरेडी दर्ज हैं, दहशतगर्दी के भी हैं। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाते हैं ना, पेशियाँ होती हैं ना, उनके वकला जाते हैं, किस चीज़ के मुकदमात हैं? आपने उनके साथ एक टाइम गुजारा। आज आप कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात फ्रॉड थे, जब मैं भी था तो फ्रॉड था। आप उन्हीं इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तहत मुंतखब होते रहे, खैबर पख्तूनख्वा के सदर बने, अपने ओहदे को एंजॉय किया। उस वक्त क्यों ना बोले? उस वक्त क्यों आवाज़ नहीं उठाई? हिम्मत थी तो उस वक्त कह देते कि ये फ्रॉड है। उस टाइम आपने खामोशी इख्तियार किए रखी, और आज जब बुरा वक्त है तो आप ये सब कर रहे हैं, ये ग्रेसफुल नहीं है। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात शेर अफजल मरवत की भी करते हैं। शेर अफजल मरवत आपको पता है आजकल चार्ज्ड हुए पड़े हैं, एक के बाद एक कन्वेंशन, फिर एक के बाद एक एफआईआर, एक कन्वेंशन करते हैं एक एफआईआर, दूसरा करते हैं दूसरी एफआईआर। तो कन्वेंशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है, लेकिन उसके बावजूद एफआईआर इसलिए दर्ज हो जाती है कि कहीं से गुजरते हुए ट्रैफिक में खलल पड़ जाता है ना, तो इसलिए वो भी ज़रूरी है। तो वो किसी ने लिखा हुआ था कि अगर शेर अफजल मरवत ने इसी तरह के 2-3 कन्वेंशन और कर दिए तो पीटीआई से बल्ले का निशान पक्का पक्का चला जाएगा। ये तय हो जाएगा कि ये नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑलरेडी डरे हुए लोगों को और डराया जा रहा है। और अगर 4-5 कन्वेंशन और इस तरह के हो गए तो फिर इलेक्शन भी मुलतवी हो सकता है, ये करवा के छोड़ेगा ये बंदा। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही थी। एक तरफ कन्वेंशंस कर रहे हैं, साथ साथ ज्वाइनिंग्स भी करा रहे हैं पार्टी में। और कल रात जेयूआई के जो बुनीर के अमीर थे, उनका नाम था मोतबर खान, उनको उन्होंने पीटीआई में शामिल कराया। मोतबर खान साहब आए प्रेस क्लब में और उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद शेर अफजल मरवत से रब्ता किया था, मेरी सारी जो फैमिली है, पूरा ख़ानदान वो पीटीआई को सपोर्ट करता है, उसमें जाना चाहता है, बल्कि उसमें है। तो मैंने ख़ुद शेर अफजल मरवत से रब्ता किया और मैंने कहा कि मैं भी पीटीआई में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी पीटीआई में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अब आ जाइए थोड़ा सा काजी फाइज ईसा साहब के
मामले के ऊपर जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड है और काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है, कुछ अभी भी हो रही है, और वो उसी वजह से है कि जो उनके सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद साहब की जानिब से इमरान खान के ख़त पर एक जवाबी रद्द-ए-अमल दिया गया। मुझे भी ज़ाती तौर पर ये लगा, और मैंने कल आपके साथ ये डिस्कस किया था कल के व्लॉग में, कि शायद ये जवाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मनसब के शायान शान नहीं था जिस तरह से जवाब दिया गया। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान थे, उनसे उम्मीदें होनी हैं और उनसे तवक्कुआत वाबस्ता रखनी है, ये ज़रूरी है, वरना तो निज़ाम अदल पे फिर भरोसा ही ना रहे ना। अगर आपसे उम्मीदें ना हों तो उम्मीदें जुड़ी हैं आपसे, इंसाफ की तवक्को है आपसे, इसीलिए तो आपको अप्रोच किया गया इस तरह से, आपसे रिक्वेस्ट की गई, आपसे दरख्वास्त की गई कि माय लॉर्ड इंसाफ कीजिए। लेकिन जो जवाब गया उसके बाद मैंने रात में व्लॉग सुना, उनके जो करीबी रिपोर्टर्स माने जाते हैं, मैं नाम नहीं लेता अभी, वो ये कह रहे थे कि हमें ख़ुद ये समझ नहीं आ रही कि जो ख़त उनके सेक्रेटरी की जानिब से लिखा गया वो ज़ाहिर बात है उनके कंसेंट से लिखा गया, उनकी इजाज़त के बगैर तो नहीं लिखा जा सकता। तो उन्होंने कहा होगा या उनकी मुशावरत उसमें शामिल होगी, तो ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। और दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि इस वक्त तारीख़ लिखी जा रही है, और वाकई ये बात दुरुस्त है कि ये जो टाइम है ये तारीख़ में लिखा जा रहा है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज हैं, अगर रिटायरमेंट के बाद जब नहीं होंगे, एक लेगेसी उनकी रहेगी, तो क्या लेगेसी रहेगी, मतलब किस तरह से लोग सोच रहे होंगे उस टाइम के जब वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान थे। बल्कि जब वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बने तो मैंने ख़ुद खुशी का इज़हार किया कि जो फ़ैसले शायद बंदियाल साहब नहीं कर पा रहे थे, अब ये साहब आके करेंगे। और जब उन्होंने इलेक्शन की तारीख़ लेके दी, उसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया गया। बट जो ओवरऑल सिर्फ इलेक्शन की तारीख़ लेके देना ही काफ़ी नहीं है, साफ शफाफ इलेक्शन करवाना, इलेक्शन का माहौल होना, तमाम सियासी जमातों को ये यकसा मौक़े मिलना, ये भी ज़रूरी है। एक सियासी जमात के साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है, जो कि अब उनके नाक़दीन भी बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि ये नहीं होना चाहिए या ये बहुत हद तक एक्सट्रीम लेवल पे चला गया काम, तब तो आपको कोई ना कोई आवाज़ उठानी चाहिए थी, कुछ ना कुछ तो नोटिस लेते, कुछ ना कुछ, कम अज़ कम जो जेल में कैद ख़वातीन हैं, कम अज़ कम उनकी रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करते। तो तवक्को अभी भी रखते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह, कि अगर सही मानों में वो उस किताब के ऊपर जो उन्होंने पार्लिमान में लहराई थी उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, तो यकीनन आने वाले दिनों में कुछ अच्छे डिसीजंस देखने को मिले, इसकी तवक्को रखते हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।